हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर। हमारे सब्जेक्ट का नेम है MGPE 10। इसका एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, संघर्ष के ऊपर हम पढ़ेंगे और इसके एक सिद्धांत दिया गया है जो कि है चक्रीय सिद्धांत। उसको हम पढ़ेंगे विद द इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। ठीक है, इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, पूरी व्याख्या देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया किस प्रकार होती है और साथ में देखेंगे उदाहरण के सहित। और मैंने डायग्राम भी बना रखा है तो इसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ पाएंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी आप चीज़ लिखते हैं तो उसका आप एक आउटकम देख लीजिए किस प्रकार से लिखा जाता है आंसर। देखिए, संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत कैसे लिखेंगे आप? पहले प्रस्तावना लिखेंगे, कुछ मुख्य बिंदु, उसके महत्व, और लास्ट में लिखेंगे आप उसका डायग्राम बना के कंक्लूड कर देंगे। इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये इतना विजिबल होगा? ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि संघर्ष क्या होता है। देखिए, प्रस्तावना। संघर्ष मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक और अप्रिय तत्व है। देखिए, मानव समाज में क्या होता है, ये स्वाभाविक है। प्रत्येक व्यक्ति जो मनुष्य है वह संघर्ष कहीं ना कहीं किस रूप में संघर्ष कर ही रहा है। ठीक है, जब 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 समाज में जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, समूह, समुदाय, संगठन, राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों तथा मूल्यों, आवश्यकताओं, पहचान, संसाधनों या सत्ता को लेकर किसी के विरोध में खड़े होते हैं। ठीक है, यह क्या करता है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। यह संघर्ष कभी विचारों या नीतियों के स्तर पे हो सकते हैं और कभी कभी किसके स्तर पे हो सकते हैं, संसाधनों या सत्ता के प्रश्न के रूप में हिंसक रूप भी ले सकते हैं। अब नीचे देखेंगे, अधिकांश समय में क्या होता है। देखिए, अधिकांश समय से ये देखा गया है कि संघर्ष किसी एक घटना के रूप में समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, संघर्ष क्या होते हैं, एक घटना के रूप में समाप्त नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, लगातार बढ़ते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। एक घटना नहीं होती, संघर्ष क्या होती है, लगातार विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, किसी एक संघर्ष के शांत होने के बाद यदि उसके मूल कारण, ठीक है, यदि उसके मूल कारण फिर भी बने रहते हैं तो क्या होता है, ऐसे में संघर्ष या उससे जुड़ा हुआ एक नया संघर्ष, ठीक है, नया संघर्ष अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, इस गतिशील और पुनरावृत्ति प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि संघर्ष क्या होता है, कि संघर्ष किसी एक घटना के रूप में समाप्त नहीं होता। ये क्या होता है, ये लगातार विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ठीक है, यदि इसके मूल कारणों को समाप्त नहीं किया जाता तो ऐसे में क्या होता है, भविष्य में आगे चल के दोबारा संघर्ष की स्थिति बन जाती है। इसी को क्या कहते हैं हम, संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत, जिसमें संघर्ष क्या होता है, हमारा एक चक्र के रूप में चलता है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखेंगे प्रस्तावना के कुछ प्रमुख बिंदुएं देख लेंगे, जो आपको मेन पॉइंट क्या है हमारे इस आंसर का वो देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है कि संघर्ष समाज में क्या होता है, स्वाभाविक होता है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। ठीक है, स्वाभाविक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है। संघर्ष यह केवल हिंसा या युद्ध तक सीमित नहीं होता। ठीक है, हिंसा युद्ध तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, साथ साथ विचारों, हितों, मूल्यों और टकरावों से भी उत्पन्न होता है। संघर्ष की यदि जड़ें जो होती है गहरी होती है, जैसे कि क्या हो गया, उदाहरण के लिए आप क्या लिखेंगे, असमानता, अन्याय, भेदभाव, संसाधनों की कमी या सत्ता का असमान वितरण से, इस प्रकार से क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है, संघर्ष क्या है, एक निरंतर बदलती हुई गतिशील प्रक्रिया है। देखिए क्या है, निरंतर, ये स्थायी नहीं होता, ये क्या होता है, निरंतर बदलती हुई गतिशील प्रक्रिया है, जो समय समय क्या होता है, समय दर
परिस्थितियों और पक्षकारों के व्यवहार के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार से परिस्थितियाँ होती है और उसके जो पक्ष में लोग होते हैं उसके जिस प्रकार से व्यवहार होते हैं उन्हीं के रूप में ये आगे चल के बदलती रहती है। किसी एक संघर्ष के समाप्त होने पर यदि किसी एक संघर्ष के समाप्त हो जाने पर भी उसके मूल कारणों यदि मौजूद रहते हैं तो क्या होता है, संघर्ष पुनः उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, यह एक सतत और चक्रीय प्रक्रिया है। सतत और चक्रीय प्रक्रिया को समझने के लिए क्या दिया गया है, हमारा चक्रीय सिद्धांत की अवधारणा को विकसित किया गया है। यह सिद्धांत संघर्ष के विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जिसमें क्या होता है, उनकी परस्पर कड़ियाँ परिणामों को समझने में हमारी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या देखेंगे कि केवल संघर्षों की समाप्ति नहीं बल्कि स्थायी शांति, न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को स्थापना करना है। देखिए इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है हमारा कि संघर्ष क्या है, कि हमें अंत में क्या करना है। इसका उद्देश्य तो यही है कि संघर्ष की समाप्ति ही नहीं बल्कि साथ साथ क्या करना है, स्थायी शांति और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है। इस प्रकार से ये है। अब महत्व हम लास्ट में पढ़ेंगे। इससे पहले आप एक डायग्राम देखिए जो मैंने बना रखा है। संघर्ष का चक्रीय सिद्धांत। चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, अब एक बारी गौर कीजिए, ये कितने चरणों में लिखा है। आप देखेंगे तो ये 7 चरण लिख रखे हैं मैंने। ये देखिए टोटल 7 चरणों में लिख रखा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक सर्कुलर है, ठीक है, इसको किस प्रकार से समझेंगे वो हम एक एक पॉइंट से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे गुप्त अवस्था। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुप्त अवस्था। देखिए फर्स्ट स्टेज है ये हमारा, ठीक है, फर्स्ट चरण के लिए ये चक्रीय प्रक्रिया का सिद्धांत का फर्स्ट चक्र है ये। इसमें क्या होता है, संघर्ष के कारण मौजूद होते हैं। देखिए संघर्ष के कारण तो मौजूद है पर वो दिखाई नहीं देते। उसमें क्या क्या आ जाएगा, असमानता हो गया, भेदभाव हो गया, गरीबी हो गया, असंतोष हो गया, संसाधनों की कमी आदि। इस तरीके से गुप्त अवस्था होती है। फिर ये सेकंड स्टेज पे जाती है तो हमारा क्या बन जाता है, संघर्ष का उद्भव हो जाता है कि संघर्ष हमारा किस प्रकार से उद्भव हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, लोग अपने राष्ट्रीय हितों अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो असंतोष खुलकर सामने आ जाता है और विरोध प्रदर्शन और आंदोलन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा संघर्ष एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाता है। थर्ड चक्र में क्या होता है कि संघर्ष की तीव्रता। अब कोई संघर्ष हमारा स्टार्ट हुआ है तो उसकी तीव्रता भी होगी। क्या होता है उसमें देखेंगे, दोनों पक्ष अपने अपने हितों की रक्षा के लिए आक्रामक हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, अविश्वास, तनाव और शत्रुता बढ़ती है। ठीक है, संवाद कम हो जाता है और गंभीर स्थिति बन जाती है। यहाँ पे गंभीर स्थिति बन जाती है। चौथा देखेंगे हम, फोर्थ देखेंगे, फोर्थ है हमारा, एक सेकेंड, हाँ फोर्थ देखेंगे हम। फोर्थ है कि संघर्ष अपने गंभीर स्तर पे रहता है। इसमें क्या होता है, संकट या चरम अवस्था। देखिए फर्स्ट में हमने पढ़ा, सेकंड में हमने देखा कि उद्भव होता है, फिर तीव्रता, उसकी गति आ जाती है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि इसकी चरम अवस्था होती है, पीक पे होता है अपने। ठीक है, इसमें क्या होता है, गंभीर व्यवस्था बन जाती है, स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसमें हिंसा हो गया, दंगे हो गए, अशांति हो गई, राजनीतिक अस्थिरता हो गई, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब इस प्रकार की स्थिति होगी तो क्या होगा, तनाव। ठीक है, नुकसान। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा हमारा, तनाव की स्थिति बन जाना। दोनों पक्ष संघर्ष से होने वाले नुकसान को समझते हैं, थोड़ी समझदारी दिखाते हैं और क्या करते हैं, हम वार्ता बातचीत के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हो। धीरे धीरे संघर्ष को कम किया जाता है फिफ्थ स्टेप में। सिक्स्थ में देखेंगे समाधान। समाधान किस प्रकार से निकाला जाता है कि दोनों पक्ष आपस में क्या करते हैं, समझौता, शांति वार्ता, मध्यस्थता, पंचायत, न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, माध्यम से संघर्ष को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, यदि मूल कारणों को, ये वाली बात नोट करना,
यदि मूल कारणों को समाप्त नहीं किया जाता तो संघर्ष क्या हो जाता है, फिर से उभर सकता है। और लास्ट स्टेप क्या है हमारा, संघर्ष का रूपांतरण। ठीक है, इसमें क्या होगा, केवल समझौता ही नहीं, देखिए संघर्ष को खत्म ही करना नहीं हमारी उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य क्या है, बल्कि समाज में आर्थिक राजनीतिक संरचनाओं में सुधार लाना। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आर्थिक राजनीतिक संरचनाओं में सुधार लाना। और इसी के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी के साथ साथ क्या करना, स्थायी शांति को लाना, और यही इसी का आधार है, संघर्ष का रूपांतरण करना। ठीक है, होप आपको ये समझ आएगा किस प्रकार से चक्र चलता है। मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ आपको दोबारा। देखिए, इसमें हमने 7 स्टेजेस पढ़े हैं कि एक संघर्ष किस प्रकार से एक चक्र के रूप में चलता है, मतलब एक साइकिल के रूप में चलता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो समाज है उसमें गुप्त अवस्था होगी जो कि समाज में मौजूद है पर हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर संघर्ष का धीरे धीरे उद्भव होता है, लोग अपने जागरूक होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपने हितों की मांग करते हैं। फिर क्या होता है, संघर्ष की तीव्रता आती है। ठीक है, संघर्ष करना स्टार्ट होता है, लोग आपस में उनमें अविश्वास की भावना आ जाती है, शत्रुता बढ़ती है इस प्रकार से। फिर जब संघर्ष एक बारी आरंभ हो गया तो फिर वो क्या होता है, अपनी चरम अवस्था पे आता है। चरम अवस्था पे आता है तो वहाँ पे क्या होता है, हिंसा होती है, दंगे हो गए, व्यापक अशांति फैलना, सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता समाज में होना, और फिर तनाव में कमी। जब एकदम पीक में होगा तो फिर वो लोग दोनों समझते कि नहीं यार, इसमें तो कुछ हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है, फिर वो आपस में तनाव होता है, उसको कम करने का प्रयास करते हैं, मध्यस्थता बिठाते हैं हम। ठीक है, वार्ता बातचीत इस तरीके से। फिर 6 में हमने समझा कि समाधान किस प्रकार से समाधान करते हैं। ठीक है, मूल कारण को अगर समाप्त नहीं किया जाएगा, मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको जब भी बताई थी दोबारा बता रही हूँ, यदि मूल कारण को समाप्त नहीं किया जाएगा तो संघर्ष दोबारा से उत्पन्न हो सकता है। और अंत में जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमें अंत में क्या करना है कि सिर्फ संघर्ष को ख़त्म करके कोई समझौता करके इस रूप में ख़त्म नहीं करना, जबकि हमें इसके मूल कारणों को, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों को समाप्त करके समाज में स्थायी शांति को स्थापना करना है। इस प्रकार से ये पूरा चक्र आपको समझाने की मैंने कोशिश करी है, आपको होप समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अब इसका महत्व समझ लेंगे। देखिए, आपको समझ तो आ रहा होगा, वैसे इसका महत्व समझ लेंगे कि महत्व क्या होता है। देखिए, ये सिद्धांत हमें संघर्ष की क्या बताता है कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है और विकास क्रम किस प्रकार से समझने में हमारी मदद करता है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कब, कहाँ और किस तरह से हमें हस्तक्षेप करना आवश्यक है। ठीक है, ये संघर्ष प्रबंधन, शांति स्थापना और संघर्ष रूपांतरण की रणनीतियों को विकसित करने में हमारी क्या करता है, सहायता करता है। यह सिद्धांत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामुदायिक स्तर पे शांति विकास के प्रयासों को लिए एक नया मार्गदर्शन है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये पूरी वीडियो कंप्लीट करी है। आप कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि संघर्ष क्या है, उसके चक्रीय सिद्धांत को समझाइए। सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखना अपनी, ठीक है, 1-2 पैराग्राफ में लिखना। फिर चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, कुछ मुख्य बिंदु लिख देना, जिससे कि डायरेक्ट आप जो भी एग्जामिनर है वो आपका आंसर पढ़े तो डायरेक्ट पॉइंट से उनको क्लियर हो जाए। फिर अपना समझाना कि चक्रीय सिद्धांत क्या होता है, डायग्राम आप बना सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है, और अंत में उसका निष्कर्ष लिख देना। जैसे यहाँ पे मुख्य बिंदु लिखा है, इसको आप निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि संघर्ष एक चक्रीय और निरंतर प्रक्रिया, हमने पढ़ा कि एक साइकिल के रूप में, और ये एकदम कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है प्रक्रिया है। ठीक है, प्रत्येक चरण में अलग अलग रणनीति और आवश्यकता होती है कि प्रत्येक चरण में हमें अलग अलग रणनीति चाहिए कि उस चरण में हमें किस प्रकार से समाधान लाना है। ठीक है, यदि इसके मूल कारणों को समाप्त किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है, और अंत में संघर्ष का प्रबंधन और रूपांतरण ही स्थायी शांति का मार्ग है। इस तरीके से आप पूरा ये कंप्लीट आंसर लिख सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और इससे रिलेटेड और भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है, तो आप MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों की वीडियोस देख सकते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में वीडियो इस चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।